बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss very important topic of elementary row operations, जिसको in short ERO भी कहते हैं, elementary row operations. First of all, कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उनको स्टडी करेंगे. These operations on a matrix are called ERO. इन ऑपरेशन को हम जो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बोलेंगे. उनमें नंबर 1 है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज. कोई भी दो रोज आपके पास हो, आप उनको इंटरचेंज कर सकते हैं. डिनोटेड बाय, लेकिन उनको डिनोट किस तरह से करेंगे? RIJ की फॉर्म में हम इनको डिनोट करेंगे. दैट इज ith एंड jth रोज आर इंटरचेंज. इसमें हम ये कहेंगे कि ये जो ith रो है और जो jth रोज है, इन दोनों को हमने आपस में इंटरचेंज की है. लेट्स सपोज i इज इक्वल टू 1 है और j इज इक्वल टू 2 है, तो आप यूं समझेंगे कि हमने फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज किया है. यानी रोज को इंटरचेंज करना भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहलाता है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रो बाय एनी स्केलर नंबर. आप किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. डिनोटेड बाय k टाइम्स RI. यानी RI का मतलब कोई भी स्पेसिफिक रो है जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, और k कोई भी कांस्टेंट है, स्केलर है. इस स्केलर के साथ आपने किसी भी मल्टीप्लाई किया है. एंड नेक्स्ट है कि एडिशन ऑफ ए मल्टीपल ऑफ वन रो टू एनी अदर रो. यानी आपने एडिशन करनी है, दो रोज की एडिशन कह सकते हैं आप, या किसी एक रो को आप किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उस मल्टीपल को, जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपके पास आएगा, उस रिजल्ट को आप किसी भी नेक्स्ट रो में जो है वो ऐड कर सकते हैं. इसको भी हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही बोलते हैं. और इसको डिनोट इस तरह से जनरली करेंगे k टाइम्स RI प्लस RJ. यानी जो ith रो थी उसको आपने किसी भी स्केलर k से, स्केलर का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 1/3 -1/2, कोई भी नंबर हो सकता है. आपने उस नंबर से ith रो को मल्टीप्लाई किया और जो उसका रिजल्ट आया उसको आपने किसी भी नेक्स्ट रो में सम कर दिया. तो ये भी आपका जो है वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही कहलाता है. उसके बाद नेक्स्ट है रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस. रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कौन से होते हैं? A matrix B is said to be row equivalent to a matrix A if some order of same order, if matrix B can be obtained from A by applying finite number of elementary row operation on A. यानी आप यूं कह सकते हैं कि अगर आपके पास स्टार्ट पे कोई भी मैट्रिक्स A है, आप उस मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएं 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, उसकी एक नई जो है वो स्ट्रक्चर जो है बनेगा. यानी ऑर्डर सेम रहेगा लेकिन उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे. तो वो जो नया रिजल्ट आपके पास आएगा उसका नाम आप मैट्रिक्स बी रखें. वो मैट्रिक्स बी जो है वो रो इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स ए होगा. इसकी प्रैक्टिकल में भी हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ई obtained by applying one elementary row operation to identity is called an elementary matrix. यानी आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, वो हमें पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 था. आपने क्या किया? आपने जो उसकी थर्ड रो थी उसको k से मल्टीप्लाई कर दिया. जब आप थर्ड रो को k से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जीरो एलिमेंट था, k मल्टीप्लाई होगा फिर भी जीरो रहेगा. ये भी जीरो एलिमेंट था, k के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर भी जीरो रहेगा. और यहाँ पे 1 था आइडेंटिटी में, तो जब आपने 1 को k से मल्टीप्लाई किया तो ये k बन गया.
इट मीन्स ये आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें आपने सिर्फ एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया है। और ये वाला जो मैट्रिक्स ई है, ये आइडेंटिटी का रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि इसमें हमने एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। आप इसी तरह 10 ऑपरेशन अप्लाई करके भी जो रिजल्ट निकलेगा वो भी इनिशियल मैट्रिक्स का रो इक्विवेलेंट कहलाएगा। उसके बाद एचिलोन और रिड्यूस एचिलोन फॉर्म होती है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करता हूं मैं, देन हम आगे चले जाएंगे। Echelon form of matrix. A matrix is said to be in echelon form if it has the following structure. अगर उसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो, सबसे पहली बात, अगर किसी मैट्रिक्स में नॉन जीरो रोज के अलावा जीरो रोज भी आ रही है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, आप जीरो रोज को बिल्कुल लास्ट पे लिखेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है कि आप जीरो रोज को बिल्कुल लास्ट पे लिखेंगे उस मैट्रिक्स के। सेकंड पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा ख्याल से आपने अंडरस्टैंड करना है जी। फर्स्ट पॉइंट हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ऑल दी जीरो रोज, जितनी भी जीरो रोज हैं, आर बिलो दी नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रोज से नीचे हम लिखेंगे जितनी भी जीरो रोज हैं। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है, द नंबर ऑफ जीरोज occurring before the first non-zero entry, यानी किसी रोज के अंदर जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री बनता है, उससे पहले जो जीरोस की तादाद आ रही है वो अगर इसको आप कंप्लीटली जो है वो स्टडी करें, तो उसमें लिखा है कि द नंबर ऑफ जीरोस occurring before the first non-zero entry in each non-zero row is greater than the number of zeros that appears before the first non-zero element in the preceding rows। यानी कहने का मतलब ये है कि हर अगली रो में, प्रोसीडिंग का मतलब होता है पिछली, हर अगली रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले जीरो आ रहे हैं उनकी तादाद पिछली रो में जो नॉन जीरो एंट्री है उससे पहले आने वाले जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। उसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि लेट्स सपोज यहाँ पे 0 1 2 3 है। नेक्स्ट जो है 0 0 फिर 1 फिर 4 एंड नेक्स्ट 0 0 0 एंड 1। अगर ये आपके पास एक मैट्रिक्स है तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट रो है उसमें एक जीरो है, जो सेकंड रो है उसमें दो जीरो है, जो थर्ड रो है उसमें तीन जीरोस है। तो इसका मतलब यही है कि हर नॉन जीरो नंबर से पहले जो जीरोस की तादाद है वो अगली रो की तादाद के निस्बत कम होनी चाहिए। यानी सेकंड रो में जीरोस की तादाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जो आ रहे हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो उससे प्रीवियस रो है उसमें अगर आप देखें तो उसमें ज़ीरोस की तादाद जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से कम होनी चाहिए। जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रही है वो कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू सेकंड रो। इसी तरह जो थर्ड रो आएगी उसमें भी जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले जितने जीरोस आ रहे हैं उनकी तादाद काउंट कर ले, और जो उससे पिछली सेकंड रो है उसमें भी जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है उससे पहले आने वाले जीरोस की तादाद काउंट कर लें। तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो थर्ड रो में जीरोस की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए और फर्स्ट सेकंड रो में जीरोस की तादाद जो है वो कम होनी चाहिए। ये है आपका एचिलोन फॉर्म का रूल। जी इसकी अब हम कुछ एग्जांपल स्टडी करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है यानी 1, उससे पहले जो ज़ीरोज़ की तादाद अगर आप काउंट करें तो वो एक ही ज़ीरो आ रहा है उसमें। लेकिन अगर आप सेकंड में काउंट करें तो 5 से पहले तीन ज़ीरोज़ आ रहे हैं।
तो वो जो प्रॉपर्टी थी कि जो अगली रो आए उसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की तादाद पिछली रो की निस्बत ज़्यादा होने चाहिए, तो वो इसमें फुलफ़िल होगी। तो यही एचेलॉन फॉर्म की जो है वो स्ट्रक्चर है, उसकी प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जो ज़ीरोज़ की तादाद है वो 1 है। अब अगर सेकंड रो आती तो उसके साथ कंपेयर करते, चूँकि सेकंड रो है नहीं है, तो फर्स्ट रो में वो प्रॉपर्टी फुलफ़िल कर रही है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जो है वो ज़ीरो आ रहे हैं, तो ये आपका जो है वो एचेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स होगा। इसी तरह आप नेक्स्ट एग्जांपल को भी देख सकते हैं। आप फर्स्ट रो में देखें, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उससे पहले कोई ज़ीरो नहीं है, लेकिन जो सेकंड रो है उसमें नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले एक ज़ीरो आ गया है, और उसके बाद थर्ड रो भी ज़ीरो है, फोर्थ रो भी ज़ीरो है। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई रो कंप्लीट ज़ीरो होती है तो आप उसको बिल्कुल लास्ट पे लिखेंगे। तो हमने उनको दोनों जो ज़ीरो रोज़ थी उनको लास्ट पे लिख दिया, और उसके अलावा जो नॉन ज़ीरो रोज़ थी हमने सिर्फ उनकी तरतीब चेक करनी है कि क्या उनमें जो नंबर ऑफ जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ रहा है उससे पहले पहले जो ज़ीरोज़ की तादाद है क्या उनमें एक सीक्वेंस बनता है, और वो सीक्वेंस क्या है कि फर्स्ट रो में कम ज़ीरोज़ होने चाहिए, अगली रो में उससे ज़्यादा होने चाहिए, और उससे अगली रो में उससे ज़्यादा होने चाहिए थे। तो फर्स्ट रो में तो कोई ज़ीरो नहीं है, सेकंड रो में एक ज़ीरो आ गया, तो वो सीक्वेंस को बरकरार रख रहा है कि फर्स्ट रो में कोई ज़ीरो नहीं था, अगली रो में एक ज़ीरो आ गया है, उससे अगली मुकम्मल ज़ीरो है, उससे अगली भी मुकम्मल ज़ीरो है। तो जो कंप्लीट ज़ीरोज़ हैं, कंप्लीट ज़ीरो रोज़ हैं, उनको हमने कुछ नहीं कहना, उनको लास्ट पे लिख दिया करना है। इसी तरह जो नेक्स्ट मैट्रिक्स उसको भी देखें, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है और इस रो में नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले कोई ज़ीरो नहीं है। अगर अगली रो आती उसमें भी एक नॉन ज़ीरो डिजिट आता तो उसके उससे पहले कम से कम एक ज़ीरो आना चाहिए था, फिर ये एचेलॉन में कन्वर्ट हो जाना था। चूँकि अगली रो तो कंप्लीट ज़ीरो है, उससे अगली रो भी कंप्लीट ज़ीरो है। इनको तो हम फिर स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको ही फिर देखेंगे कि इसमें चूँकि एक ही रो है, जिसकी एक ही नॉन ज़ीरो रो हो, वो ऑलरेडी एचेलॉन फॉर्म में ही होता है, उसके लिए हमें कोई भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये फर्स्ट रो जो है उसमें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 1 है, उससे पहले कोई ज़ीरो नहीं है। अगली रो में नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले एक ज़ीरो है, उससे अगली रो में नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले दो ज़ीरोज़ हैं, तो ये भी एचेलॉन फॉर्म में है। अब आ जाते हैं हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स, ये जो ए बी और सी है। हाँ जी, इसमें अगर आप फर्स्ट रो देखें तो उसमें एलिमेंट नॉन ज़ीरो जो है वो 4 नज़र आ रहा है। अब इसमें कोई ज़ीरो नहीं आ रहा 4 से पहले, तो नो प्रॉब्लम। सेकंड रो में एक ज़ीरो आना चाहिए था, लेकिन सेकंड रो में भी कोई ज़ीरो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये एचेलॉन फॉर्म में नहीं है। इसी तरह बी को, मैट्रिक्स बी को देख लें। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले कोई ज़ीरो नहीं है, तो नो इशू। सेकंड जो रो है वो कंप्लीट ज़ीरो है। हमने तो पढ़ा था कि जो कंप्लीट ज़ीरो रोज होगी उसको आपने लास्ट पे लिखना है, लेकिन यहाँ पे तो लास्ट पे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये भी एचेलॉन फॉर्म में नहीं है। थर्ड जो एग्जांपल है सी, इसको देख लें। फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट है, नंबर जो है वो 1 है, 1 से पहले आपको नज़र आ रहा है एक ज़ीरो है। अब जो अगली रो आनी थी उसमें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आना था उससे पहले दो ज़ीरो होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो एक भी ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब हुआ ये भी सीक्वेंस को बरकरार नहीं रख रहा, ये भी उस सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए ये आपका मैट्रिक्स जो है ये एचेलॉन फॉर्म में नहीं है। एक्चुअल में जो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म होती है उसमें अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें आइडेंटिटी बनती हुई नज़र आती है। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, जो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है उसमें कहीं ना कहीं पे आइडेंटिटी वाला जो सीन है वो बनना चाहिए, फिर जाके वो जो है वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में तब्दील होती है। जैसे कि देखें, फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो उसके नीचे सारे ज़ीरो होने चाहिए। सेकंड एलिमेंट 1 है तो उसके ऊपर भी ज़ीरो हो, नीचे भी ज़ीरो हो। थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 है तो उसके ऊपर सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो ये एक आइडेंटिटी बन गई। इस तरह का सीन जहाँ पे भी बनता है वो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में होते हैं। इसी तरह
अगर हम एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं, अगर तो कोई कंप्लीटली ज़ीरो हो जाता है तो फिर उससे तो हमें कोई गर्ज ही नहीं है, उसको तो हम वैसे ही मतलब जो है वो कंसिडर करेंगे कि वो होगा ही रिड्यूस एचिलोन फॉर्म में ये, क्योंकि रिड्यूस एचिलोन फॉर्म में ज़्यादातर एलिमेंट्स ज़ीरो ही होते हैं। अगर आप इसकी बात करें, इस मैट्रिक्स की बात करें, तो इसमें देखें तो जो नीचे वाली रो है वो तो मुकम्मल ज़ीरो है। अगर वो मुकम्मल ज़ीरो है तो हम सिर्फ फिर इसी रो को देखेंगे। इस रो में एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो है और उससे पहले ज़ीरो है। अब इस एलिमेंट के अगर आप देखें तो वो नीचे भी जीरो आ रहा था एक्चुअल में, अगर कॉलम वाइज देखें, यानी रो वाइज भी देखें, कॉलम वाइज भी देख लें, तो कॉलम वाइज भी देखें तो ऊपर वाला एलिमेंट वन था और उसके नीचे जीरो आ रहा था। और अगर आप रो वाइज देखें तो रो में वैसे सेकंड रो मुकम्मल जीरो बन जाती है। तो ये भी आपका जो है वो रिड्यूस एचिलोन फॉर्म में होगा। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट मैट्रिक्स को देखते हैं, एग्जांपल जी को कंसिडर करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये वही आइडेंटिटी बन रही है जिसको हम ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे थे। 1 0 0 फर्स्ट रो, फिर 0 1 0 0 0 1, यानी फर्स्ट एलिमेंट वन, उसके नीचे सारे जीरो। सेकंड एलिमेंट वन, सेकंड रो का ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो। थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट वन और उसके ऊपर सारे जीरो। जब ये आइडेंटिटी कहीं पे बन जाए तो ये मैट्रिक्स आपका जो है वो रिड्यूस एचिलोन फॉर्म में तब्दील हो जाता है। ये दो एग्जांपल्स हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। उसमें मैट्रिक्स एक्स है और वाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्स को देखें, ये कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है फर्स्ट रो का, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, और उससे पहले एक जीरो है। सेकंड रो का जो नॉन जीरो एलिमेंट है उससे पहले दो जीरो है। और जो थर्ड रो का नॉन जीरो एलिमेंट है उससे पहले तीन जीरोज हैं। तो ये एचिलोन फॉर्म में हो गया। यानी इसमें देखें कि हर अगली रो में नंबर ऑफ जीरोस की तादाद जो है, जो नॉन जीरो एलिमेंट से पहले है, बाद में आ जाए उससे हमें कोई गर्ज नहीं, हमने फर्स्ट वाले नॉन जीरो एलिमेंट जो है उससे पहले पहले जीरो चेक करने हैं। तो आप देखिए हर अगली रो में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा आ रहे हैं। अगर आप सेकंड एग्जांपल को देखें तो इसमें पहली बात तो ये कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है और नॉन जीरो एलिमेंट से पहले कोई भी जीरो नहीं है। सेकंड रो में देखें, ये नॉन जीरो एलिमेंट है, उससे पहले जो है वो दो जीरोस आ रहे हैं। और थर्ड में देखें, ये नॉन जीरो एलिमेंट है, उससे पहले तीन जीरोस आ रहे हैं। तो एक तो ये एचिलॉन फॉर्म की प्रॉपर्टी को भी पूरा कर रहे हैं। सेकेंडली अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन रही है। ये तो वैसे ही जीरो मैट्रिक्स बन रहा है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, इसको तो वैसे ही छोड़ दे। तो ये ऊपर वाली रो भी वैसे ही दो जीरो जो है वो जीरो है। अगर आप कॉर्नर पे देखें तो वहां पे 1 0 0 1 बन रहा है। तो जब भी किसी मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी बन जाए या आइडेंटिटी के साथ जीरोस आ जाए, जैसे ये इसके लेफ्ट और अपर साइड पे जीरोस आए, तो वो मैट्रिक्स भी आपका जो है रिड्यूस एचिलोन फॉर्म में होता है। तो दो चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपने अच्छी तरह समझना है। नंबर वन, कि अगर लास्ट पे या कहीं पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है और उसके बाकी जो लेफ्ट राइट पे ऊपर वाले एलिमेंट्स है वो जीरोस हो रहे हैं, तो तब भी वो रिड्यूस एचिलोन फॉर्म में बन जाएगा। अगर ये मुकम्मल यहाँ से यहाँ तक आइडेंटिटी बन जाता तो तब भी ये रिड्यूस एचिलोन फॉर्म में होता। यानी दो ऑप्शन थे इसके, मैं इसको जरा लिख के दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से है, जैसे 3 1 0 0 0 1 0 0 0 एक ये चीज। और सेकंड वन जो है वो इस तरह से होता, 3 0 0 0 0 0 0 1 इन दोनों सूरतों में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये कंप्लीट आइडेंटिटी बन रही है, ये भी रिड्यूस एचिलोन फॉर्म में है। और यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन रही है, ये भी जीरो है,
और ये भी 0 है। तो अगर इस इन दोनों तरह की सिचुएशंस बन जाए तो हम इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म कहते हैं। ऐसा भी पॉसिबल था कि यही आइडेंटिटी इधर बन जाती और यहाँ पे 0 0 हो जाता, तब भी ये आपका जो है वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। इट इज इन एचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म जो है हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। नंबर वन, इट इज इन एचेलॉन फॉर्म, वो एचेलॉन फॉर्म में भी होती है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि अगर एचेलॉन फॉर्म वाली प्रॉपर्टी चेक करें कि ये फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, इससे पहले कोई जीरो नहीं है, सेकंड रो में जो नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है फर्स्ट, उससे पहले दो जीरोस आ रहे हैं, थर्ड में तीन जीरोस आ रहे हैं, तो वो जो एचेलॉन फॉर्म वाली प्रॉपर्टीज हैं वो तो सबसे पहले वो फुलफिल करेगा। नंबर टू, पाइवट एलिमेंट ऑफ ईच रोज इज वन, दैट इज फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज वन। यानी हर रो का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो वन होना चाहिए। एवरी एंट्री इन दी पाइवट कॉलम इज जीरो एक्सेप्ट द पाइवट एलिमेंट। कहता है कि जो पाइवट एलिमेंट है उसके अलावा उस कॉलम में बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। जैसे ये पाइवट एलिमेंट था, इस कॉलम में देखें तो सारे एलिमेंट जीरो हैं। ये पाइवट एलिमेंट है तो इस कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये पाइवट एलिमेंट है तो इस कॉलम में भी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो सेकंड जो डेफिनेशन प्रॉपरली हमें पता चली इसकी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की, वो ये है कि सबसे पहले तो हर वो मैट्रिक्स जो एचेलॉन फॉर्म में हो, नंबर वन, और नंबर टू उसमें हर रो का जो पाइवट एलिमेंट है वो वन होना चाहिए, एंड नंबर थ्री पाइवट एलिमेंट जिस कॉलम में आ रहा है वो पाइवट एलिमेंट के अलावा बाकी उस कॉलम में तमाम जीरोस होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है इस मैट्रिक्स में फुलफिल हो रही है, तो इसीलिए ये मैट्रिक्स जो है ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में है। नोट है एक छोटा सा कि it becomes easy to reduce a matrix in echelon form if we obtain pivot element to be one। अगर हम वो pivot element वन ले लें तो फिर हम इजीली उसको echelon form में reduce कर सकते हैं। also some authors uh, include this condition in echelon form। और कुछ ये कहते हैं कि echelon form में भी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो वन होना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि नहीं वन ना भी हो, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट आ जाए और उससे पहले जो जीरोस की तादाद है उसको आप तरतीब से देख लें कि फर्स्ट में अगर एक जीरो आ रहा है तो अगली में दो होने चाहिए, उससे आगे तीन आ जाए, तो वो echelon फॉर्म में होती है। और उसके बाद एक और चीज, echelon form is different for a matrix depending upon the sequence of elementary row operation। जो echelon form है वो एक मैट्रिक्स की दो तीन चार पांच मतलब काफी सारी आ सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने उसके ऊपर रो ऑपरेशन किस तरह के लगाए हैं। लेकिन जो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है वो हमेशा हर मैट्रिक्स की एक ही होती है, उसमें मतलब कोई चीज भी जो है वो दूसरी फॉर्म नहीं आ सकती। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हर मैट्रिक्स की एक से ज्यादा एचिलॉन फॉर्म पॉसिबल है, बट हर मैट्रिक्स की रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म जो है वो एक ही होती है। उसके बाद है कि इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज रिड्यूस्ड टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है यानी जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल है, अगर आप उस मैट्रिक्स को रिड्यूस कर देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बाय ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, द सेम स्क्वायर sequence of operations performed on the identity matrix produce the इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप उस मैट्रिक्स के ऊपर सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और वो तब्दील हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अगर आप वही वाले जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई करें तो वहां से आप उस मैट्रिक्स ए का इनवर्स हासिल कर सकते हैं। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो रो इक्विवेलेंट हो जाएगा फिर मैट्रिक्स ए के, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपने मैट्रिक्स ए के ऊपर आइडेंटिटी रो ऑपरेशन अप्लाई किए, आपने मैट्रिक्स ए के ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो है वो अप्लाई किए और करते करते आप आइडेंटिटी तक पहुंच गए। इसका मतलब आइडेंटिटी इक्विवेलेंट है, रो इक्विवेलेंट है मैट्रिक्स ए के, यानी आई इज इक्वल टू
आपने ऊपर उसके ऊपर जो है E1 E2 ER-2 R-1 R तक जो है वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किए ए के ऊपर, तो उसका आंसर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो रो इक्विवेलेंट है मैट्रिक्स ए के। अगर आप वेयर EI आर सूटेबल एलिमेंट्री मैट्रिक्स हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से आप कह सकते हैं। पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, अगर आप ए इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई करें तो ये ए इनवर्स आइडेंटिटी के साथ आ जाएगा और इधर ए इनवर्स है वो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट होगा तो वहां पे आइडेंटिटी आ जाएगी। इसका मतलब हुआ कि जब आप आइडेंटिटी के ऊपर यही वाले ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वहां से आपको ए इनवर्स हासिल होगा। जैसे कि ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ओवर आर, यानी आपने रो ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई करना है और अप्लाई करके आपने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। जब भी इनवर्स फाइंड आउट करना हो तो आप वो जो गिवन मैट्रिक्स हो उसको एक साइड पे रखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का आप दूसरी साइड पे रखें। जो ऑपरेशन आप इस मैट्रिक्स ए के ऊपर अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी बनाने के लिए, वही ऑपरेशन आपने इस आइडेंटिटी के ऊपर लगाना है। जरा गौर करें, अगर आपने इसको आइडेंटिटी में तब्दील करना हो तो 1 0 यहाँ पे 0 आना चाहिए था, यहाँ पे 0 आना चाहिए था। बाकी सारा का सारा मैट्रिक्स जो है ऑलरेडी आइडेंटिटी वाली शेप में 1 0 0 आता, 0 1 0 ऑलरेडी है, 0 0 1 भी ऑलरेडी। तो हमारा सिर्फ काम है यहाँ पे आपने 0 लेके आना। तो हम क्या करेंगे, इस तीसरी रो को, थर्ड रो को के के साथ मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस कर दें, नंबर 1। नंबर 2, माइनस के से मल्टीप्लाई कर लें और इसमें ऐड कर दें, दोनों बातें एक ही हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस के से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आपने किसी रो को मल्टीप्लाई करना है तो उसके हर एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई करना है। के इस जीरो से मल्टीप्लाई होगा, माइनस के इस जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो रहेगा। तो जीरो को आप इस वन में ऐड कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन ही रहेगा। फिर माइनस के को इस जीरो से मल्टीप्लाई करें तो अगेन जीरो, जीरो को आप इस जीरो में ऐड कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन माइनस के को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस के बन जाएगा। माइनस के को जब आप के में ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इस यही काम हम जो है वो आइडेंटिटी के साथ भी करेंगे। उसकी भी जो थर्ड वाली रो है उस रो को माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस के बन जाएगा। इसको जब जीरो में ऐड करेंगे तो जीरो माइनस के बन जाएगा। इट मीन्स इसका आंसर जो है वो माइनस के आ जाएगा। तो जब लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी बन जाए वही ऑपरेशन आप इस आइडेंटिटी पे अप्लाई करते आए हो, जो राइट साइड पे मैट्रिक्स बनेगा वो इनिशियल मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। तो ये वाला मैट्रिक्स जो आपके पास रिजल्ट के तौर पे आया है ये आपके इस क्वेश्चन का इनवर्स है। यही हमने फाइंड करना था। हिंस दिस इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए।